हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पिछली दफ़ा हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उम्मीद है आप तमाम लोगों को वो क्लियर होगा। अगर जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, काइंडली जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। और काइंडली आपको उससे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली फ्लक्स हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं फ्लो को किसी भी जगह से अगर कोई चीज़ पास थ्रू होती है, यानी हम कहते हैं कि फ्लक्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, हम कहते हैं जिससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक हमारे पास एक सरफेस होती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी या फिर इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास बेसिकली इंक्लूड होता है इन फ्लक्स। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की तो क्या कहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन टेल अस हाउ क्लोज टुगेदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। अब हम कहते हैं किसी भी सरफेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक सरफेस है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही हैं। तो हम कहते हैं कि ये लाइंस आपस में कितने डिस्टेंस में हैं, यानी हम डिस्टेंस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम कहते हैं कि ये लाइंस यूनिफॉर्म है कि नहीं, यानी इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस बराबर है कि नहीं। जब हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं तो हम कहते हैं कि गिवन लाइंस आर यूनिफॉर्म। तो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों को क्या बताता है, मैग्नेटिक इंडक्शन टेल अस हाउ क्लोज टुगेदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास थ्रू हो रही होती हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। ये हमें किससे पता चलता है, मैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, एज इट शोज अस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कहते हैं ना कि लेट से ये एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं यहाँ से पास थ्रू हो रही हैं, ठीक है। और आफ्टर पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कहते हैं कि देखें ये हमारे पास इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही। तो बेसिकली अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास थ्रू होंगी वो हम लोगों को इसकी स्ट्रेंथ बताएंगी, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एज अ रिजल्ट मोर स्ट्रेंथ विल बी देयर। सो हम कहते हैं नाउ वी डिफाइन अनदर क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेक्टर एरिया। तो हमने कहा था कि फ्लक्स क्या होता है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास थ्रू होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास फ्लक्स के बराबर होता है। बेसिकली हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल दिस, ठीक है, विच इज गिवन एज फाई सिंबल विच इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। अब डेल्टा ए बेसिकली हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस एरिया हो गया। अब इसके साथ डेल्टा इसलिए लगाया गया है क्योंकि डेल्टा ऑपरेटर हमारे पास इज यूज टू रिप्रेजेंट चेंज। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डेल्टा ऑपरेटर इसलिए लगाया गया है ताकि हम एरिया चेंज हो रहा हो, मतलब लेट से हम एक टाइम पे एरिया लेते हैं 5 मीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो चेंज हो रहा है। तो हम कहते हैं कि एरिया कैन बी एनी। और इसी तरह बी हम ले लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम लोगों को स्ट्रेंथ बताता है कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से। तो हम कहते हैं कि अगर एक ये एरिया है और इससे लेट से 5 मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो पास थ्रू हो रही हैं, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। और इसी तरह इसका एरिया भी हमारे पास कितना है, वो भी है हमारे पास 5। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 5.5 वो हमारे पास आ जाएगा 25। सो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 25। यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी इंटर होंगी और जितना एरिया होगा उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में एक थर्ड चीज भी इंक्लूड होती है जिसको हम कहते हैं एंगल, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट होता है कॉस थीटा से। तो जब हम एंगल की बात करते हैं तो बेसिकली एंगल हम कब कंसिडर करते हैं, बेसिकली जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक अगर हमारे पास सरफेस होगी तो उस सरफेस का जो मिडल पॉइंट होगा, ठीक है, हम एक वेक्टर नॉर्मल लेते हैं। जैसे कि देखें कि ये सरफेस है, ठीक है, तो इसका जो वेक्टर नॉर्मल होता है वो बिल्कुल फ्रॉम द मिडल ड्रॉन होता है। हम कहते हैं ये उसका वेक्टर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी है और उसका वेक्टर नॉर्मल एट 90 डिग्री होता है। इसी तरह अगर हम एक सरफेस पैरेलल रखते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, तो इसका वेक्टर नॉर्मल बेसिकली कहाँ पॉइंट करेगा, अपवर्ड। तो बेसिकली जो डायरेक्शन हम लेते हैं कॉस थीटा की, एंगल जो हम कंसिडर करते हैं वो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान और इस वेक्टर नॉर्मल के दरमियान।
कि यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब एक पर्टिकुलर सरफेस से पास थ्रू होती हैं, यानी जैसे कि ये फर्स्ट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब ये इस सरफेस से पास थ्रू होकर यहाँ से निकल रही है, तो इसकी डायरेक्शन और वेक्टर नॉर्मल की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास डिटरमिन करती है फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, ये इसी तरह यहाँ पे कहता है वेयर फाई रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया बेसिकली हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों को डायरेक्शन भी बताता है, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर एरिया आ रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया एलिमेंट्स इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसने बता दिया है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया एलिमेंट होगी वो नॉर्मल होगी टू द सरफेस एरिया। नॉर्मल का मतलब है एट 90 डिग्री। जैसे एक ये सरफेस है, इसका 90 डिग्री किधर होगा, इस तरफ, तो हम कहते हैं कि ये टुवर्ड्स दिस साइड ड्रॉन हो जाएगी। इसी तरह कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ए इज गिवन एज फाई इज इक्वल टू सम ऑफ बी डॉट डेल्टा ए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं समीशन क्यों यूज़ हो रहा है, हम जिस तरह हम लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये समीशन साइन बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो हम कहते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई जो इसकी इंडक्शन हो गई B1। ठीक है, और फिर इसी तरह हमारे पास सेकंड लाइन होगी, उसकी इंडक्शन हो जाएगी B2, फिर B3। तो इसको कलेक्टिवली हम लिखते हैं B। तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो होती है BA cos थीटा। अब इसके हम फर्दर केस पढ़ते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, और जो कि हम पढ़ेंगे डाउन। चेक करते हैं हम क्या कहते हैं नीचे फर्दर। कहते हैं कि द फ्लक्स थ्रू एन एरिया विल बी मैक्सिमम इफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मल द सरफेस विल बी पैरेलल टू द गिवन बी। तो अब इसकी इस जो गिवन एक्सप्लेनेशन है इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन टू केसेस हैं। अगर हम केस वन कंसीडर करते हैं तो देखें केस वन में हमारे पास जो गिवन सरफेस है वो हमारे पास पैरेलल रखी गई है। ठीक है, हमारे पास जो गिवन सरफेस है वो पैरेलल रखी गई है टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विद हेल्प ऑफ ब्लैक कलर रिप्रेजेंट किया है और वेक्टर नॉर्मल को विद हेल्प ऑफ रेड कलर रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान एंगल देखते हैं तो वो हमारे पास बेसिकली 0 डिग्री होता है। लेकिन हम एंगल तो वेक्टर नॉर्मल के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान कंसिडर करना है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल देखते हैं तो बेसिकली ये 90 डिग्री एंगल होता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बेसिकली हमारे पास एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरह आ रहा है। तो 90 डिग्री एंगल अगर हम cos 90 में डालते हैं, यानी फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos 90, तो हमें पता है cos 90 जीरो के बराबर होता है। तो केस नंबर वन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास जीरो होगा, यानी जीरो फ्लक्स। इसी तरह हम ले लेते हैं कि ये गिवन फ्लक्स ले लेते हैं। एक और केस हम लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने गिवन जो सरफेस है उसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर रखा है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान 90 डिग्री एंगल है। लेकिन अगर हम वेक्टर नॉर्मल को देखते हैं जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर है, और इन इसका यानी वेक्टर नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री। इस केस में हमारे पास वेक्टर नॉर्मल की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन 90 डिग्री थी, जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो आया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और वेक्टर नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो है हमारे पास 0 डिग्री। सो बी ए कॉस जीरो विल बी इक्वल टू 1। सो हमारे पास कॉस जीरो 1 के बराबर आ जाएगा। 1 को हम बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। तो एंगल होगा यानी 0 डिग्री जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर नॉर्मल के दरमियान होगा, तो हमारे पास फ्लक्स मैक्स, हम कहते हैं कि गिवन फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वेक्टर नॉर्मल एस विद द गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम कहेंगे कि जीरो फ्लक्स आएगा। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन अदर देन 0 एंड 90 होगी तो हम कहेंगे कि गिवन फ्लक्स जो है वो मिनिमम आएगा। तो ये तीन टाइप्स के फ्लक्स हमने पढ़ लिए। फिर इसी तरह यहाँ पर भी उसने यही चीज़ ही एक्सप्लेन की है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन बता दिया है। तो कहते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ वेबर लिया जाता है, और 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर डिवाइड एम्पेयर माइनस 1। तो बेसिकली ये हमारे पास कहाँ से आया है, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं डेरिवेशन इसकी, जो फ्लक्स बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 1 वेबर के। ठीक है, और इसी तरह बी ए जो हो गया वो हमारे पास गिवन आ जाएगा। तो जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि हमारे पास बी जो होता है वो बराबर होता है एफ डिवाइडेड बाय आई एल।
और हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई थी, न्यूटन एम्पेयर -1 डिवाइड बाय m-1। तो अगर हम सेम वैल्यू यहाँ पर भी कंसिडर कर लें, बी की जगह हम डाल देते हैं न्यूटन एम्पेयर मीटर और मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह हम डाल देते हैं लेट से मीटर, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे एक मीटर के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास गिवन वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, मीटर आ जाएगा और एम डिवाइडेड बाय एम्पेयर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर ये एम्पेयर ऊपर आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन फाइनल वैल्यू आएगी वो व्हेन वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एम्पेयर -1 आ गई। इसी तरह अगर हम एक सेकंड टॉपिक की बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो फाइनल जो गिवन इक्वेशन थी वो हमारे पास थी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यानी मैक्सिमम जो हमारे पास आता है वो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए आता है ना। तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स हो जाएगा, हम बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला ये है, अगर हम बोथ साइड्स पर a डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये a जो है वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू 5/a, जो कि हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स डेंसिटी। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये हमें कहता है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। हम कहते हैं ना कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि हम कह रहे हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी होगी। और जब हम कहेंगे कि इससे लाइंस कितनी पास हो रही हैं तो वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसी तरह अगर हम इसको इन टर्म ऑफ यूनिट बात कर लेते हैं तो बी हमारे पास ऊपर अगर हम देखते हैं, जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि बी हमारे पास बी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। सो बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है। तो बी का यूनिट वही हम टेस्ला ही ले रहे हैं। और जबकि हम लोगों ने ऊपर फाई का यानी फ्लक्स का यूनिट पढ़ा जो कि था वेबर, तो इसी तरह आ जाएगा। और एरिया हमारे पास बराबर होता है मीटर स्क्वायर के, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो अगर हम मीटर को स्क्वायर को वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। सो फाइनल आंसर विल बी 1 t इज इक्वल टू 1 b माइनस m-2। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।